हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। मैं हूं ऋचा शर्मा और आज हमें डिस्कस करने हैं 25 जून 2024 के करंट अफेयर्स। पंचांग की अंडरस्टैंडिंग से शुरू करें। क्या तिथि है आज? आषाढ़ महीना चल रहा है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ चौथा महीना है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। उसमें भी कृष्ण पक्ष चल रहा है, यानी चांद धीरे धीरे छोटा होगा और आज है चतुर्थी। ठीक है जी। कल वाला सेशन अटेंड किया था डेली सीए का, तो उसमें लास्ट में मैंने क्वेश्चन किया था, उसका आंसर डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन था, हु विल चेयर The expert committee formed for examination reforms and review of NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, जो भी एग्जाम करने में काफी सारी गड़बड़ियां करवा रही है, वो नेट देख लीजिए या नीट देख लीजिए। तो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए जाने की घोषणा की गई, जो रिव्यू करेगी और बताएगी कि कैसे कैसे हम एग्जामिनेशन के कंडक्शन में रिफॉर्म्स लाएं ताकि ये गड़बड़ियां फ्यूचर में ना हो। उस कमेटी को चेयर करने वाले व्यक्ति कौन हैं, कौन उसको लीड करेंगे? क्या आंसर होगा? के राधा कृष्णन विल बी द राइट आंसर। ठीक है। सेशन के दौरान कुछ क्वेश्चन किए थे, बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर किया है, वेरी गुड। मैंने रैंडमली एक रिस्पॉन्स पिक किया है। काजल, आपका रिस्पॉन्स है यूनियन मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कौन हैंडल कर रहे हैं, पूछा था। सो अश्विनी वैष्णव राइट आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एंड डेयरिंग, लल्लन सिंह है ना। लालन पालन हमारा इसी से होता है, राजीव रंजन सिंह या लल्लन सिंह इज द राइट आंसर। दो ही क्वेश्चन कल मैंने किए थे। चलिए अब आगे बढ़े, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सभी बच्चों के लिए। आप लोग बहुत टाइम से 6 मंथली करंट अफेयर की डिमांड कर रहे हो। ऑल्दो 6 मंथली के लिए 6 मंथ्स कंप्लीट होने जरूरी होते हैं, इसलिए हम बिल्कुल जून एंड तक का वेट कर रहे थे, लेकिन हमने अर्ली एक्सेस दे दिया है। काफी सारे बच्चों के एग्जाम 27 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 27 से। सो आप लोग अर्ली एक्सेस कर सकते हो अगर आपके पास PDF बैंक है और CA सब्सक्रिप्शन है जो आपने परचम ऐप से ले रखे होंगे। तो ये सब कैटेगरी वाइज जनवरी से लेके जून तक के 6 मंथ के कंपाइलेशन आपको वहां मिल जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए हैं। और जो बच्चे वेट करें कि यूट्यूब पे मैम आप सेशंस कब लोगे, तो बस कुछ ही दिनों में मैं ये सेशंस लेना स्टार्ट कर दूंगी। प्रॉब्ली इस वीकेंड से हम लोग शुरू कर देंगे। मीनवाइल अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो CA सब्सक्रिप्शन और आपके PDF बैंक के अंदर हमने ये ऐड कर दिए हैं। ठीक है जी। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे से, आज यानी 25 जून को ऑब्जर्व किया जा रहा है वर्ल्ड विटिलिगो डे। कभी देखा है किसी व्यक्ति को जिसकी स्किन कलर जो होता है, बीच बीच में व्हाइट पैचेस आने लग जाते हैं स्किन के ऊपर, यानी जो मेलेनिन है स्किन का, जो स्किन को पिगमेंटेशन देता है, वो खत्म होता है कई जगहों से और व्हाइट पैचेस होते हैं और कुछ सालों के बाद वो कंप्लीटली उनकी स्किन व्हाइट हो जाती है। तो ये जो कंडीशन है इसे विटिलिगो कहा जाता है। नाउ वर्ल्ड विटिलिगो डे 25 जून को क्यों मनाते हैं? इस बीमारी के लिए अवेयरनेस लाने के लिए कि भाई ये छूने से नहीं फैलती है, इन ऐसे लोगों को डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए एटसेट्रा। सबसे पहले इसको 2011-2011 में ऑब्जर्व किया गया था। यूनाइटेड बाय द स्किन इज द थीम, कि स्किन का कलर कुछ भी हो उससे, या स्किन कैसी भी दिख रही हो उससे हमें डिवाइड होने की जरूरत नहीं है। विटिलिगो एक क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर है जो जिससे कि स्किन के जो कलर है वो पैचेस में लूज होता है। स्किन का कलर देने के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? मेलेनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सबसे बड़ी खबर जो आज हमको डिस्कस करनी है, वन ऑफ द वेरी मेजर न्यूज, और वो ये है कि 18th लोकसभा का पहला सत्र यानी सेशन जो है, सेशन हम कहेंगे, वो स्टार्ट हुआ 24 जून यानी कल शुरू हुआ। और इसके अंदर प्रो टेम स्पीकर को शपथ दिलवाई गई, उन्होंने बाकी जो मेंबर्स थे उनको शपथ दिलवाई है। चलिए जो भी न्यूज है एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट सेशन ऑफ 18th लोकसभा, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र हुआ स्टार्ट। अब देखिए एक चीज समझिएगा कि जो नई लोकसभा होती है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनका जो टेन्योर है वो तभी से मान लिया जाता है जब से इलेक्शन का रिजल्ट आता है, यानी उनकी तनख्वाह तभी से बनना शुरू हो जाएगी, वो रिस्पॉन्सिबल तभी से हो जाएंगे। लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वोटिंग में, वो डिसीजंस नहीं ले सकते बिना वोट किए, उसके लिए शपथ लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने एडमिनिस्टर की, बीजेपी मेंबर रह चुके भार्तृहरि मेहताब जी को स्पीकर प्रो टेम की शपथ दिलवाई। किसने दिलवाई? हमारी प्रेसिडेंट ने दिलवाई। स्पीकर प्रोटेम कौन होते हैं? जो कि थोड़े समय के लिए, जब तक कि प्रॉपर स्पीकर असेंबली वाले इलेक्ट नहीं हो जाते, तब तक ये स्पीकर के पोजीशन पे रहेंगे, यानी टेम्पररी स्पीकर आप समझ लीजिए। स्पीकर प्रोटेम कौन बने हैं? भार्तृहरि मेहताब, अच्छे से नाम याद रखिएगा। ठीक है जी। और ये जो प्रोसीडिंग्स हैं 24 और 25 की, 2 दिन की, इनको कौन लीड करेंगे? यही लीड करेंगे प्रोटेम स्पीकर हमारे। प्रेसिडेंट ने ये जो प्रोटेम स्पीकर को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, ये पावर
आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोटेम स्पीकर को पावर देता है कि ठीक है अब आप जब तक न्यू स्पीकर नहीं आता तब तक आप सारा काम देखोगे, तो आर्टिकल 95(1) है। आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि ये पावर देता है प्रोटेम स्पीकर को, या प्रोटेम स्पीकर का प्रोविजन देता है कि जब तक स्पीकर अपॉइंट नहीं हो जाए प्रॉपर्ली लोकसभा का नया, तब तक प्रोटेम स्पीकर रहेंगे। ठीक है जी। अब बाकी जो कलीग्स थे उनको ओथ इनके अंडर में दिलवाई गई है, यानी कि इनकी प्रेजेंस में दिलवाई गई है, राइट। जून 26 को नए स्पीकर इलेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ और लोग आपको देखने को मिलेंगे जो लीडरशिप के अंदर चेंजेस हुए हैं। जैसे सबसे पहले तो वही रहा कि पीएम मोदी जी जो हैं उन्होंने लोकसभा के लीडर के तौर पे शपथ ली है। देखिए, लोकसभा का हेड और लोकसभा का लीडर दोनों में फर्क होता है। लोकसभा का हेड किसे कहते हैं हम? स्पीकर इज द हेड ऑफ लोकसभा। ठीक है, जो भी स्पीकर बनेंगे वो हेड होता है लोकसभा का। लेकिन लीडर कौन होगा लोकसभा का? ऑब्वियसली जो विनिंग पार्टी होती है, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लीडर ऑफ द लोकसभा होते हैं। ठीक है, दोनों में समझ में आ गया डिफरेंस ना। अगर हम राज्यसभा के लीडर की बात करें, लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में कौन बनाए गए हैं? जेपी नड्डा बनाए गए हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा। अब ये लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा भी बनाए गए हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? पीयूष गोयल को, बिकॉज अब वो जीत करके लोकसभा के अंदर आए हैं। चेयरमैन ऑफ द हाउस जगदीप धनखड़ जी, राज्यसभा के चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट होंगे जगदीप धनखड़। और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, तो ये राज्यसभा के कुछ अपॉइंटमेंट्स हो गए। नाउ एक चीज देखिएगा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अब 10 साल में अब जाकर के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वापस बनाने का मौका मिला है ऑपोजिशन पार्टी को। वाई? बिकॉज अभी तक पिछले 2 बार से इतनी सीट्स आ ही नहीं रही थी कि आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चूज कर सको। सो 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, आपके पास इतने नंबर्स होने चाहिए तब जाके आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चूज करने की पोजीशन में आते हो। सो 18th लोकसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन फॉर द फर्स्ट टाइम 10 years में बन करके आए हैं। और क्या नाम है उनका? मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और ये कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है, देन प्रीवियस 2 लोकसभा में लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस थी, लेकिन उनके पास इतने रिक्विजिट नंबर्स नहीं थे कि इस पोजीशन के ऊपर एक व्यक्ति को खड़ा किया जा सके। तो इसका रिक्विजिट नंबर कितना होना चाहिए? जो भी हाउस की स्ट्रेंथ है उसका 1/10 आपके पास सीट्स होनी चाहिए, तभी जाकर के आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खड़ा कर सकते हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू जी अब ज्वाइंट सिटिंग लेने वाली हैं 27 जून को। और ये जो अभी जो सेशन चल रहा है ये 3 जुलाई को कंक्लूड हो जाएगा। फिर नया सेशन स्टार्ट होगा जिसको हम मॉनसून सत्र कहते हैं, और वो 22 जुलाई को स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये अभी के लिए मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो कि जो फर्स्ट सेशन आया है लोकसभा का उससे रिलेटेड हमने देख लिया। जैसे जैसे न्यूज़ डेवलप होगी हम इसको पढ़ते जाएंगे। चलिए, सो प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम जो हम बोलते हैं, सो इसका मतलब क्या होता है? वैसे मैंने आपको समझा दिया कि फॉर द टाइम बीइंग, इसका मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग, जब तक के लिए प्रॉपर नहीं आते हैं तब तक आप हेड कीजिए। सो ही इज अपॉइंटेड टू प्रिजाइड ओवर द सिटिंग्स ऑफ द लोकसभा न्यू हाउस। ड्यूटीज, पहला जो सिटिंग होगी लोकसभा की और जब तक प्रॉपर स्पीकर नहीं बनते तब तक ये देखेंगे, जो भी ओथ ऑफ ऑफिस ली जाएंगी न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स की उनको एडमिनिस्टर करेंगे। उसी के साथ साथ जो वोट फॉर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर है उसको कंडक्ट करेंगे और एट द सेम टाइम फ्लोर टेस्ट भी एडमिनिस्टर करेंगे। फ्लोर टेस्ट होता है कि मेजॉरिटी आपके पास है वाकई में या नहीं है। अगर मेजॉरिटी लूज कर देते हो तो सरकार गिरने की पोजीशन तो नहीं आ रही है। तो ये जब फ्लोर टेस्ट होता है कि आपके पास कितने नंबर्स हैं टू बी इन द मेजॉरिटी, वो सारी चीजें भी, ये ड्यूटीज सब प्रोटेम स्पीकर भी निभाते हैं जब तक कि स्पीकर अपॉइंट नहीं हो जाता। आई होप यहाँ तक की क्लैरिटी मिल गई होगी। चलिए अगली खबर पे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोयला मंत्रालय कौन लीड कर रहे हैं? जी किशन रेड्डी कर रहे हैं। वेरी गुड। सो कोयला मंत्रालय ने इनिशिएट किया है इंडिया का पहला पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इन झारखंड। झारखंड की जो कोल माइंस हैं उनके अंदर ऐसा बहुत सारा कोयला काफी सारी माइंस में होता है जिसको निकालने में बहुत दिक्कत आती है, फिजिबिलिटी नहीं होती उस कोयले को एक्सट्रैक्ट करने की। तो ऐसे में जहां पे वो है इन सीटू यानी ऑन साइट, जहां पे कोयला है वहीं पे आप उसका गैसिफिकेशन कर पाओ, तो इसका एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है भारत में पहली बार झारखंड के अंदर। अगर ये सक्सेसफुल हो गया,
अभी तो इसका फीजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, सेकंड फेज होगा जिसमें कोशिश की जाएगी गैस बनाने की, 2 साल तक का पूरा एक प्रोजेक्ट रहने वाला है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा कि हम माइंस के अंदर ही गैसिफिकेशन कर पाएंगे कोल का। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इनिशिएट किया है इंडिया का फर्स्ट एवर पायलट प्रोजेक्ट अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन से रिलेटेड झारखंड में भी कहाँ, कास्ता कोल ब्लॉक है जामतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पे। ओके, और इसको कौन लीड कर रहा है? ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में आती है, वो इसे लीड कर रही है। सो यहाँ पे अभी हम कोशिश कर रहे हैं इन सीटू कोल गैसिफिकेशन करने की, ताकि जो गैसेस हैं कोल का गैसिफिकेशन करना, जो गैसेस हैं जैसे मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सके, और ये जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी फिर ये बहुत सारे पर्पसेस में काम में ली जाएंगी, फर्टिलाइजर्स बनाने में, केमिकल फीडस्टॉक की तरह फ्यूल के तौर पे यूज होंगी, सिंथेटिक नेचुरल गैस बनेंगे, इंडस्ट्री के अंदर काम में आएंगी। तो जो कोयला हम निकाल नहीं पा रहे, इजीली यूज नहीं कर पा रहे, उसको गैसिफाई कर दो। समझ में आ गई बात? चलिए, सो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देने वाले हैं। लाइक आई टोल्ड यू, जो कोल निकल नहीं पा रहा उसको गैसिफाई कर सकेंगे। 2015 दिसंबर के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल था, उन्होंने अप्रूवल दे दिया था कि हाँ जी, हम एक ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क लाएंगे अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का, पर्टिकुलरली उन एरियाज में जो कोल एंड लिग्नाइट रिच हैं। और अब उसके ऊपर टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, और जी किशन रेड्डी हमारे कोयला मंत्री हैं। अगली खबर देखेंगे, और हैप्पी पीस ऑफ न्यूज है, कोड़िकोड जो है इट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। अच्छे से पकड़ कर लीजिएगा। अच्छा, मुझे थोड़े टाइम पहले ही एक स्टूडेंट ने फ्रॉम साउथ मैसेज किया था कि मैम साउथ इंडियन नेम्स में जब कभी भी ZH आता है तो उसको ल की तरह प्रोनाउंस किया जाता है, तो दिस इज नॉट कोझिकोड, दिस इज कोड़िकोड। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू फ्रॉम कपल ऑफ डेज नाउ। जब भी कोड़िकोड आता है मुझे कोड़िकोड ही पढ़ना है। सो थैंक यू फॉर द इनपुट, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया के अंदर लैंग्वेज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो एक वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहने वाले व्यक्ति को साउथ इंडिया की लैंग्वेज और उसका जो डायलेक्ट है वो आ जाए अपने आप से, ऑब्वियस सी बातें नहीं आ पाएगा। सो आप लोग के इनपुट्स जो हैं दे आर वेरी वेरी वैल्यूएबल टू मी, एंड आई ऑल्सो कीप ऑन लर्निंग, सो थैंक यू। सो कोड़िकोड बिकम्स इंडियाज फर्स्ट, भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, एक ऐसा शहर जिसे सिटी ऑफ लिटरेचर यूनेस्को की तरफ से खिताब मिला है। और कोड़िकोड कहाँ पर है भाई? केरला के अंदर है। ठीक है, सो अपने रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है, और उसी के लिए यूनेस्को ने ये खिताब भी दिया है, सिटी ऑफ लिटरेचर। अब अगले साल से यानी 2025 से 23 जून जो है, 23 जून को ही ये खिताब इनको मिला है। सो 23 जून को सिटी ऑफ लिटरेचर डे ऑफ कोड़िकोड की तरह से स्टेट गवर्नमेंट ऑब्जर्व करेगी, अनाउंसमेंट आ चुका है। और यहाँ पे बहुत से लिटरेरी ग्रेट्स रहे हैं जिनकी वजह से यहाँ का लिटरेचर इतना ज़्यादा रिच हो पाया है, जैसे लेट SK पोत्तकर, देन वाईकॉम मोहम्मद बशीर एटसेट्रा। अक्टूबर 23 के अंदर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं पिछले साल की। पिछले साल कोड़िकोड और साथ में ग्वालियर, इन 2 शहरों को UCCN यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भी जगह मिली थी। ठीक है, तो पिछले साल हमने देखा था कोड़िकोड और ग्वालियर UCCN में अपनी जगह बना पाए थे, और अब उसमें से कोड़िकोड को एक और टैग मिल गया है, यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। ग्वालियर जो मध्य प्रदेश का है, वो UCCN में कौन सी कैटेगरी में आया था? म्यूजिक कैटेगरी में, अपने म्यूजिक की वजह से यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में आया था। कोड़िकोड कौन सी कैटेगरी में आया था? लिटरेचर कैटेगरी में ही आया था। सो ये लिटरेचर के लिए जाना जाता है। अब ये न्यूली डेजिग्नेटेड क्रिएटिव सिटीज जो है, जिनको अभी बनाया गया है, जिनमें अभी कोड़िकोड आ गया लिटरेचर कैटेगरी में, इनको इन्वाइट किया गया है 2024 UCCN एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि ब्रागा पोर्टुगल के अंदर होनी है। कौन सी थीम? Bringing youth to the table for the next decade. So the cities have been invited to this. चलिए अब थोड़ा सा कोड़िकोड के बारे में देख लेते हैं। सो इसको कैलिकट भी कहा जाता है ना, कैलिकट के नाम से भी जानी जाती है। केरला के अंदर है, मालाबार कोस्ट पे। सिटी ऑफ स्पाइसेस के नाम से भी इसको जाना जाता था, जाना जाता है सिटी ऑफ स्पाइसेस, बिकॉज मेजर ट्रेडिंग पोर्ट ईस्टर्न स्पाइसेस का ये रहा है। और रिसेंटली, यानी रिसेंटली इन द सेंस कंपेरेटिवली रिसेंटली, 2012 में कोड़िकोड को सिटी ऑफ स्कल्पचर्स का दर्जा भी दिया गया था, यानी शिल्प नगरम, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग तरह के बहुत सारे स्कल्पचर्स सिटी के अंदर बनाए गए हैं। तो ये 3 नेम्स और कोड़िकोड को दिए गए हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई न्यूज? आगे चलते हैं। सो एक और शहर है जिसको एक खिताब मिला है WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का।
WCC वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का खिताब दिया है और किसको दिया है? श्रीनगर को दिया है, इंडिया से। सो इंडिया से जो श्रीनगर है, इट हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, और भारत से ये चौथा ऐसा शहर हो गया है, फोर्थ सिटी टू बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर खिताब। सो फोर्थ इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, जहाँ पे क्राफ्ट, बहुत तरह के अलग अलग क्राफ्ट्स होते हैं और बहुत टाइम से होते आ रहे हैं, जो क्राफ्ट्स के एंगल से बहुत रिच है, उनको ये टाइटल दिया जाता है। और इससे और क्या होगा? टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, तो इकोनॉमी बूस्ट में हेल्प करेगा इस तरह का खिताब। 2021 के अंदर श्रीनगर भी UCCN की लिस्ट पे आया था, दैट इज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क पे, लेकिन कौन सी कैटेगरी के लिए? क्राफ्ट एंड फोक आर्ट। देखो, ग्वालियर आया था म्यूजिक के लिए, कोड़िकोड आया था लिटरेचर के लिए, वो दोनों 2023 में आए थे। 2021 के अंदर श्रीनगर ऑलरेडी UCCN की लिस्ट पे आया था क्राफ्ट्स और फोक आर्ट के लिए, राइट। और अब इसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दे दिया गया है। इससे पहले 3 और सिटीज कौन सी हैं जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज डिक्लेयर्ड हैं? जयपुर, मल्लपुरम एंड मैसूरू, ठीक है, ये तीनों हैं। अब अगर हम श्रीनगर की बात करें, अलग अलग तरह की क्राफ्ट्समैनशिप हमको यहाँ पे देखने मिलती है, कम से कम 10 अलग अलग तरह की वैरायटी, जिनमें कौन कौन सी शामिल हैं? जिनके अंदर पेपर मैशी, वॉलनट वुड कार्विंग से देन कार्पेट मेकिंग, सोजनी एम्ब्रॉयडरी, है ना, सोजनी एम्ब्रॉयडरी, पश्मीना एंड कानी शॉल्स, ये सब यहाँ से संबंध रखती है, रिलेशन रखती है। देन वुड क्राफ्ट काउंसिल की अगर हम बात करें तो कहाँ हेडक्वार्टर्ड है, मेन ऑफिस कहाँ है इसका? बेल्जियम में है। 1964 से एग्जिस्टेंस में आया था और क्राफ्ट रिच जो जगह होती है उनको रिकॉग्नाइज करने का काम बेसिकली करता है। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, और ये भी स्टेट न्यूज कैटेगरी में आ रही है। मध्य प्रदेश से खबर है। मध्य प्रदेश ने अनाउंस किया है कि प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस टू बी इनॉग्रेटेड इन ऑल 55 डिस्ट्रिक्ट्स ऑन जुलाई 1। मध्य प्रदेश ने पहले अनाउंस किया था कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, उनको हम कन्वर्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, किस नाम से? प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के नाम से, ठीक है। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस हैं, तो टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं MP में, उनमें 55 डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस को प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, इंफ्रा डेवलपमेंट होगा एक्सेट्रा, और उनको अब इनॉग्रेट कब किया जाएगा? ये अनाउंसमेंट आ गया है, 1 जुलाई को इनॉग्रेशन होना है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 1 प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट, यानी 55 प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हर एक पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आएंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ हर एक कॉलेज के अंदर भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र भी खोला जाएगा, ठीक है। तो बस ये एक इंपॉर्टेंट सी न्यूज है। चलिए फिर हम चलते हैं अब सीधे MP से असम की तरफ, ठीक है। असम इज सफरिंग फ्रॉम फ्लड्स, बहुत ज्यादा बारिश और फ्लडिंग की सिचुएशन वहां पे हो रखी है, और ऐसे में एक इनिशिएटिव अनाउंस किया जाता है, स्कूल इन अ बॉक्स इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव नया नहीं है, ये पहले से भी चल रहा था, लेकिन पहले ये सिर्फ 6 ईयर एज ग्रुप तक के बच्चों के लिए था, अब इसको हायर एज ग्रुप के बच्चों के लिए भी रख दिया गया है, ठीक है। 6 to 18 एज ग्रुप के लिए अब लेकर के आया गया है। तो ये क्लैरिटी रखिएगा, स्कूल इन अ बॉक्स इनिशिएटिव कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है? असम से जुड़ा हुआ है। नाउ व्हाट इज इट ऑल अबाउट? कि जो बच्चे हैं जो रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, फ्लड रिलीफ कैंप में, उनके घर वाले सब मर चुके हैं या वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, तो ऐसे में बच्चा साइकोलॉजिकली बहुत ट्रॉमा में होता है, राइट। सो इन बच्चों को, जो कि 6 to 18 एज ग्रुप के बच्चे हैं और डिस्प्लेस हो चुके हैं, फैमिली से अलग हो चुके हैं, इतनी तबाही देख चुके हैं, ट्रॉमा में हैं, उन बच्चों को एक बॉक्स के अंदर पूरा स्कूल पहुंचाया जा रहा है, यानी उनको अपनी किताबों का किट दिया जा रहा है, कलर्स दिए जा रहे हैं, ड्राइंग बुक्स दी जा रही हैं, एक्सेट्रा, स्टेशनरी दी जा रही है, ताकि पढ़ाई में थोड़ा एंगेज हो सके, जो भी ट्रॉमा झेल रहे हैं उससे कोप अप करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और ये कहाँ होगा? फ्लड अफेक्टेड रिलीफ कैंप्स जो हैं असम में, वहां पे ये किट्स जो हैं स्कूल इन अ बॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर? चलिए फिर हम चलते हैं हरियाणा। हरियाणा के जो CM हैं, कौन है? नायाब सिंह जी। तो नायाब सिंह जी ने जब वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, तब वादे किए थे OBC कम्युनिटी को लेकर के काफ़ी सारे, कि हम आपको बहुत से बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाएंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो हम स्टेट में भी लेकर के आएंगे, और अब उसी के चलते इन्होंने उन अनाउंसमेंट्स को पुख्ता कर दिया है। सो हरियाणा CM अनाउंसेस हाइक इन इनकम लिमिट फॉर क्रीमी लेयर ऑफ OBC टू ₹8 लाख। OBC क्रीमी लेयर में कौन लोग आते हैं, उसकी लिमिट को अब बढ़ा दिया है। सो एनुअल इनकम लिमिट OBC क्रीमी लेयर की जो पहले 6 लाख रुपए हुआ करती थी, अब उसको 8 लाख रुपीस कर दिया गया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से भी यही है। सो हरियाणा के जो CM है नायाब सिंह सैनी जी, उन्होंने OBC मोर्चा
सर्व समाज समरसता सम्मेलन, ये गुड़गांव में चल रहा था, उसके अंदर ये अनाउंसमेंट किया है। साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट उन्होंने किया कि ये जो ओबीसी क्रीमी लेयर में 8 लाख रुपए तक की हमने एनुअल इनकम का प्रावधान दे दिया है, इसके अंदर आपकी सैलरी काउंट नहीं होगी, एग्रीकल्चरल सोर्सेज से जो इनकम आ रही है वो भी काउंट नहीं होगी, बाकी कुछ है तो सब इसमें आ जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी एंड एग्रीकल्चर सोर्सेज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस लिमिट ऑफ 8 लाख एनुअल। साथ ही साथ उन्होंने अनाउंस किया रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट में बढ़ा दिया है। पहले ये रिजर्वेशन 15% तक था, अब इसको बढ़ा करके 27% अनाउंस कर दिया गया है। ये दोनों ही अनाउंसमेंट अभी हरियाणा स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन के सामने रखे जाएंगे, उनके कंसिडरेशन के बाद ही फाइनल होंगे, बट ये बातों में आ चुके हैं कि ऐसा होना है। ठीक है जी, और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही, ये जो इंक्रीज लिमिट है स्टेट गवर्नमेंट ने जो बोली है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइंस पे ही स्टेट लेकर के आ रहा है। तो दोनों अनाउंसमेंट समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे, और उससे पहले नए बच्चों वेलकम टू परचम। और आप जो भी कुछ डेली करंट अफेयर में पढ़ते हो मेरे साथ, उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाया जाता है हिंदी और इंग्लिश में, आप सीधे वहां से स्टडी कर सकते हो। परचम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और परचम ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं की है तो, प्ले स्टोर से मिल जाएगी। iOS वाले बच्चे आप iOS से भी कर सकते हो, उसके स्टेप्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, राइट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए अपार्ट फ्रॉम डेली सीए, तो उसके लिए आप parchamclasses.in पे चले जाइए, .in याद रखिएगा, और यहाँ से आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करते ही डाउनलोड लिंक आता है, डू नॉट मिस दैट लिंक, वरना फिर आपको कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। अपना मेल चेक करोगे, नहीं मिलेगा तो हमें कांटेक्ट करोगे। तो कोशिश कीजिए जैसे ही आप परचेज करते हो नीचे स्क्रॉल किया करो, डाउनलोड लिंक आ जाता है, ठीक है। मंथली मैगजीन्स, बिल्कुल एग्जामिनेशन सिर पे हैं, सो आपके लिए काफी सारे टूल्स हैं टू हेल्प यू प्रिपेयर योर करंट अफेयर वेरी वेल। बहुत सारे बच्चे हमें लिख रहे हैं और देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ओडिशा एसएससी अभी हुआ, एमपी पीएससी अभी प्रीलिम्स हुए, बच्चों ने भर भर के मैसेजेस लिखे हैं कि काफी हेल्प हुई है करंट अफेयर से। सीधे सीधे 80 to 90% क्वेश्चन, कई बच्चों ने 98% क्वेश्चन लिखा है कि सीधे सीधे करंट अफेयर से बने। सो डू नॉट मिस आउट व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग यू सच गुड कंटेंट, मेक यूज ऑफ इट। कंसिस्टेंटली पढ़ो, कंटेंट को ध्यान से पढ़ो, एग्जाम में सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन निकाल पाओगे जितने भी पॉसिबल हो पाएंगे, है ना। हम भी 100% नहीं कह सकते, पर हम कोशिश करते हैं 100% अचीव करने की, बट श्योरिटी मैं नहीं देती हूँ। बट येस, अबव 90% की तो मैं कह सकती हूँ कि आप स्कोर कर ही लोगे अगर ढंग से पढ़ोगे। चलिए, अगर आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह चाहिए तो परचम ऐप चेकआउट कर लीजिएगा, एंड ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है, इनको कांटेक्ट कर लीजिए। अभी हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सो अब हम चलते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, राइट। So government has appointed Girija Subramanian as CMD of largest general insurance New India Assurance. New India Assurance भारत की largest general insurance company है। general insurance मतलब life insurance नहीं, आपके घर की इंश्योरेंस, गाड़ी की इंश्योरेंस, आग लग गई तो उसकी इंश्योरेंस, like that. So इंडिया की largest general insurance company कौन सी है? New India Assurance, और उसकी CMD किसे बनाया गया है? गिरिजा सुब्रमण्यन। अगर आपका घर गिर गया तो न्यू इंडिया अश्योरेंस आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। ऐसे गिरिजा याद रख लीजिएगा, गिरिजा सुब्रमण्यन जी सीएमडी बनी है। ये जो न्यू इंडिया अश्योरेंस है, ये 1919 में स्टैब्लिश किया गया था दोरबजी टाटा द्वारा, और 1972 में नेशनलाइज हुआ है। हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? मुंबई के अंदर है। इसी अपॉइंटमेंट के साथ एक और अपॉइंटमेंट अनाउंस किया गया था, सीएमडी ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ओके, जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं ना, उनसे इंश्योरेंस अपॉइंटमेंट्स वगैरह ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। भूपेश सुशील राहुल यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी बने हैं। देखो, भूपेश सुशील राहुल एक ही नाम है, पर 3 व्यक्तियों के नाम लग रहे हैं, यूनाइटेड है तीनों, भूपेश सुशील राहुल। सो भूपेश सुशील राहुल सीएमडी बने हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के। छोटे छोटे हिंट में देती जाती हूँ अपॉइंटमेंट में, इजी हो जाए आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बीईएल हैज अपॉइंटेड मनोज जैन एज न्यू सीएमडी। अब मनोज जैन बड़ा कॉमन सा नाम है ना, मनोज बाजपेयी जी को ले लीजिए, मनोज जैन तो याद रहेगा नहीं तो आप ले सकते हो तो ले लीजिएगा। सो मनोज जैन जी बीईएल के नए सीएमडी बने, और काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। वाई? बिकॉज बीईएल एक नवरत्न कंपनी है। ओके, सो नवरत्न पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और सिस्टम बनाती है हमारे डिफेंस के लिए, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। कब से एग्जिस्टेंस में है? 1954 से। हेडक्वार्टर्ड है बेंगलुरु के अंदर। Got it? मनोज जैन BEL. Then SFB चीफ, यानी कि ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के चीफ हैं पॉल थॉमस।
इनको इलेक्ट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ साधन, साधन जैसे साधन बोलते हैं ना हम, सो चेयरपर्सन साधन का इलेक्ट किया गया है किसको, पॉल थॉमस को। साधन क्या है ना, व्हाट इज दिस साधन? एक एसोसिएशन है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, जो माइक्रो फाइनेंसिंग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स देते हैं, तो साधन उनकी एसोसिएशन है और उसके चेयरपर्सन किसको बनाया गया है, पॉल थॉमस को बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया, सोनी पिक्चर्स का जो नेटवर्क है इंडिया में, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने गौरव बैनर्जी को एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है। सो मेरे घर में सोनी पिक्चर्स देखना एकदम बैन है, ऐसा याद कर सकते हो। सो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया बैन है से गौरव बैनर्जी याद रह जाएंगे। नए सीएमडी किसको रिप्लेस किया इन्होंने, एनपी सिंह को किया है। एचडीएफसी अर्गो, एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस है, उन्होंने अनुज त्यागी को एलिवेट कर दिया है एमडी एंड सीईओ की पोजीशन पे। ठीक है, सो अर्जुन त्यागी बने हैं नए एमडी सीईओ एचडीएफसी अर्गो के। किसको रिप्लेस किया, रितेश कुमार को रिप्लेस किया। चलिए, सो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एक और है अभी, जेपी मॉर्गन। सो जेपी मॉर्गन इंडिया बैंक जो है, जेपी मॉर्गन बैंक वैसे न्यूयॉर्क का है, यूएसए का, पर उसका जो इंडिया सब्सिडरी है, उसके जो सीईओ थे उन्होंने एकदम से रिजाइन कर दिया, उनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ था। नाम क्या है, प्रभदेव सिंह। सो प्रभदेव सिंह जो कि जेपी मॉर्गन इंडिया बैंक के सीईओ थे, ही हैज रिजाइंड, और उनकी जगह अभी टेम्पररीली कौन हैंडल करेगा ये पोजीशन, प्रणव चावड़ा, प्रणव चावड़ा। ओके, चिवड़ा खाते हो कभी, चिवड़ा पता है, फ्लैटेंड राइस को चिवड़ा भी बोलते हैं ना। सो मोर, मोर, आई वांट मोर, व्हाट, चिवड़ा, चिवड़ा मुझे मोर चाहिए। सो मॉर्गन, जेपी मॉर्गन चावड़ा से। छोटा सा हिंट नीडेड होता है एग्जाम में, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन होते हैं, आप इजीली पिक कर पाओगे। ठीक है, चलिए फर्दर हम मूव करते हैं। कुछ एक रिपोर्ट्स आई हैं हमारे सामने नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, उनको पढ़ेंगे। सो पहले, इंडिया सीज 43% डिक्लाइन इन एफडीआई इनफ्लो इन 2023 एंड 15th स्पॉट पे हम आ गए हैं यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के हिसाब से। यूएनसीटीएडी यानी यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई है सामने 2023 का डेटा लेकर के। ठीक है, उस डेटा के हिसाब से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो दूसरे कंट्रीज हमारे देश के अंदर निवेश करते हैं डायरेक्टली, उसके अंदर गिरावट देखी गई है 2022 से। अगर आप कंपेयर करोगे 23 को, तो 43% का ड्रॉप देखा गया है। ओके, और टोटल कितना एफडीआई आया, 28 बिलियन यूएस डॉलर का भारत में 2023 में एफडीआई आया है। ठीक है, और ग्लोबल ड्रॉप भी, ऐसा नहीं है कि ग्लोबली बढ़ रहा हो एफडीआई, ग्लोबली भी ड्रॉप हुआ है, लेकिन ग्लोबल ड्रॉप 2% का है, भारत के अंदर ड्रॉप 43% का है। घबराओ मत, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के अंदर ड्रॉप हुआ है। अगर आप देखोगे बहुत से ऐसे देश हैं जिनमें ड्रॉप हुआ है, और अभी मैं बताती हूँ, चाइना है, यूएसए, इनमें भी सब में ड्रॉप आया है, लेकिन भारत में 43% का ड्रॉप है। इंडिया ड्रॉप टू 15th स्पॉट इन 2023। पहले हम 2022 में 8th स्पॉट पे थे, कितना एफडीआई आ रहा है, तो हम टॉप 8 में थे, अब हम 15th पोजीशन पे हैं। तो डेफिनेटली इंडिया में गिरावट आई है एफडीआई में, लेकिन और देशों में भी आई है, जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट। लेकिन इसके साथ साथ पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव तो ये हो गया हमारी रैंकिंग ड्रॉप हो गई। टॉप 5 में हैं हम अभी भी एफडीआई में, जो एफडीआई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में हो रही है, यानी कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जहां एकदम स्क्रैच से प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाते हैं, पहले से एग्जिस्टिंग नहीं होते हैं। अगर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स देखें, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस की डील्स देखें, इन दोनों के अंदर एफडीआई में हम अभी भी टॉप 5 में बने हुए हैं ओवरऑल, हालांकि हम 15th पोजीशन पे आ गए। यहां तक क्लियर है? ठीक है, 2022 के अंदर हमारा एफडीआई पॉजिटिव में था, क्योंकि हमने 10% से एफडीआई इनफ्लो को बढ़ाया था, और अब हमने 43% लूज कर दिया है। यहां तक के तो मुद्दा समझ में आ गया। 15th पोजीशन पे हैं, 43% हम लूज कर चुके हैं एफडीआई 2023 में। अब आ जाओ अमंग टॉप 20, हम 15 नंबर पे ना, टॉप 20 में अगर हम देखें तो लार्जेस्ट एब्सोल्यूट ड्रॉप एफडीआई में किस किस के हुए हैं, फ्रांस सबसे ज्यादा लूज किया इसने अपने एफडीआई को 2023 में, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूएस, और फिर इंडिया भी आता है उसके अंदर। ओके, और मेजर रीजन क्या है, मेजर रीजन है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस बहुत कम हुए हैं 2023 के अंदर। इंडिया की बात करें, ग्लोबली बात करें, कंपनीज ने मर्जर्स एंड एक्विजिशन के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मार्केट फ्लक्चुएशन हो सकता है, वॉर सिचुएशन चल रही है, टैक्स पॉलिसीज चेंज की हैं डेवलपिंग कंट्रीज ने, उसके चलते हो सकता है। और मर्जर एक्विजिशन एक मेजर रीजन होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का किसी भी देश के अंदर। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज खास करके स्ट्रांगली अफेक्ट हुई हैं, और फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस के अंदर जो होते हैं किसी देश में, उनमें गिरावट आई है। बेसिकली रीजन हो सकता है
मिनिमम टैक्स रेट्स के अंदर जो बदलाव की बातचीत चल रही है डेवलपिंग कंट्रीज में, उसके चलते। सो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा कंपनीज को, तो वो आपके देश में ज़्यादा नहीं आएंगी। इंडिया वॉज रैंक 20th इन द वर्ल्ड इन FDI आउटफ्लो। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो इनफ्लो की बात कर रहे थे, यानी भारत में कितना FDI आया है। अब अगर आप देखो कि भारत से कितना FDI दूसरे देशों में गया, यानी हमने दूसरे देशों में कितना निवेश किया है, तो उसमें हम 20th रैंक पे हैं थे, ठीक है, और अब हम 23rd पे हैं, 23rd रैंक। सो इनफ्लो में हम 15th रैंक पे हैं, 8th से ड्रॉप होके 15th पे आ गए हैं। आउटफ्लो में जहां हम 20th पे थे, वहां से हम 23rd रैंक पे पहुंच गए हैं। ठीक है, दोनों बातों में क्लैरिटी आ गई, रिपोर्ट क्लियर हो गई UNCTAD की। ये रहे आपके टॉप 5 FDI रिसिपेंट कंट्रीज। हम 15वें नंबर पे हैं। टॉप 5 कंट्रीज कौन से जिनको मैक्सिमम FDI मिला है? सो टॉप पे USA है, 311 बिलियन $, का FDI आया है। चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, ब्राजील। इंडिया के पास 28 बिलियन $। ठीक है जी, क्लैरिटी है। अब UNCTAD की बात आई है, तो UNCTAD इज व्हाट? इट इज बेसिकली अ ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज का, उसको प्रमोट करने के काम में रहता है। जेनीवा, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्ड है। बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालता रहता है UNCTAD, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये अभी हमने देखी है ना। डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। सो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, जो कि अलग अलग रिपोर्ट जारी करता रहता है। अगली खबर की तरफ मूव करेंगे, और ये रिलेटेड है एक ऐसे ड्रोन से। भारत का एक ऐसा ड्रोन है जिसको डबल सर्टिफिकेशन या डुअल सर्टिफिकेशन मिल चुका है यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी से, और भारत की पहली कंपनी बन जाती है AVPL इंटरनेशनल। AVPL इंटरनेशनल का विराज ड्रोन का नाम क्या है? विराज है। कंपनी का नाम क्या है जिसने ड्रोन बनाया? AVPL इंटरनेशनल। AVPL इंटरनेशनल का ड्रोन जो विराज है, उसको डुअल सर्टिफिकेशन मिल गया है। कहां से? यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी से, और भारत की पहली ऐसी कंपनी जिसको ये डुअल सर्टिफिकेशन मिला हो। अब इससे होगा क्या? वो यूरोपियन मार्केट्स के अंदर भी बिजनेस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं। So AVPL International's Viraj drone gets dual certification from European Aviation Safety Agency. पहला इंडियन ड्रोन मैन्युफैक्चरर है जिसे डुअल सर्टिफिकेशन EASA से मिला हो, राइट। अब इससे अपने ड्रोन ऑपरेशंस जो हैं वो यूरोपियन मार्केट में लेकर के वो जा सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली क्वालिटी आपने सुपीरियर प्रूव कर दी है अपनी। ये जो विराज ड्रोन है, ये एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस के लिए प्रमुख रूप से बनाया गया है, ताकि अगर आपको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आपको सीड स्प्रेड करनी है, पेस्टिसाइड स्प्रेड करने हैं, वो सब इससे इजीली हो सके। सो 10 लीटर का स्प्रेइंग फर्टिलाइजर टैंक इसके अंदर लगाया गया है, 10 लीटर का सीड डिस्पर्जर लगाया गया है, तो काम आएगा। ये 30 मिनट्स तक उड़ सकता है पर चार्ज के साथ, एंड डुअल बैटरी मोड पे ऑपरेट करता है। 3 से 4 एकड़ पर चार्ज में ये काम कर देता है। ठीक है जी, विराज ड्रोन है, और कौन सी कंपनी? AVPL इंटरनेशनल। नेक्स्ट चलेंगे, और नेक्स्ट है NSE इंट्रोड्यूसेस निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स हो चुका है इंट्रोड्यूस। क्या है ये समझते हैं। सो NSE ने लॉन्च किया है निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स, ताकि ट्रैवल और टूरिज्म के स्टॉक्स पे अच्छे से अलग से ध्यान रखा जा सके, बिकॉज ट्रैवल एंड टूरिज्म एक बहुत बूमिंग मार्केट है, एक बहुत इनकैशिंग मार्केट है, राइट। सो NSE इंडिसेस जो कि सब्सिडरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, उन्होंने एक नया थीमैटिक इंडेक्स लॉन्च किया है। थीमैटिक इंडेक्स यानी किसी पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड जो इंडेक्स होता है, जैसे यहाँ पे ट्रैवल एंड टूरिज्म का सेक्टर है, उसी से रिलेटेड इंडेक्स है ये, ओके। तो एक थीमैटिक इंडेक्स लॉन्च किया है निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स। सो स्टॉक मार्केट होता है, उसके ऊपर कुछ कंपनीज लिस्टेड होती हैं, तो ये जो इंडेक्स है ना, थीमैटिक इंडेक्स, इसके ऊपर सिर्फ ट्रैवल और टूरिज्म वाली कंपनीज ही लिस्टेड होंगी। आगे बात समझ में? ठीक है। सो ये ट्रैक करेगा परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज फ्रॉम निफ्टी 500 दैट आर डायरेक्टली लिंक्ड टू ट्रैवल एंड टूरिज्म। निफ्टी 500 यानी टॉप 500 कंपनी समझ लीजिए, जो कि ट्रैवल एंड टूरिज्म से डील करती हुई हैं, सिर्फ वही इस स्टॉक पे देखने को मिलेंगी, इस इंडेक्स पे देखने को मिलेंगी। उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही चेक कैसे वर्क करता है स्टॉक मार्केट, खरीद बेच होती रहती है, प्राइसेस ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, उसी तरह से वर्क करेगा। इट्स जस्ट दैट ये थीमैटिक इंडेक्स है, सिर्फ ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनीज के लिए की लिस्टिंग के लिए लॉन्च किया गया है। 2 ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म, और टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे GDP का के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करती हैं, ये 199.6 बिलियन $, क्लोज टू $200 बिलियन का मार्केट है ये,
राइट। तो इसके ट्रेंड्स को अच्छे से पकड़ करने के लिए कैसे क्या परफॉर्मेंस हो रही है, अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर्स अपना पैसा यहाँ लगा सकते हैं, तो इस मार्केट को बूम मिलेगा, राइट। देन इसका जो बेस डेट है वो 1 अप्रैल 2005 और बेस वैल्यू 1000 रुपये पे सेट की गई है। बेस डेट क्या होती है कि जब आप कंपेयर करोगे कि भाई आपका जो शेयर प्राइस है या फिर जो आपकी कंपनी है उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ी है या घटी है, तो आप कोई डेट से तो कंपेयर करोगे, तो आपने 1 अप्रैल 2005 को बेस डेट लेके चले हो आप, ओके। और बेस प्राइस यानी अभी आपका जो बेस प्राइस है वो 1000 है, अब कितना ऊपर कितना नीचे जाता है उस हिसाब से आपकी वैल्यू बढ़ रही है घट रही है डिसाइड किया जाएगा। और ये जो इंडेक्स है इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा ट्वाइस अ ईयर, रीबैलेंस किया जाएगा क्वार्टरली। रिकॉन्स्टिट्यूट और रीबैलेंसिंग क्या है, देखिए हर बार स्टॉक मार्केट के ऊपर कंपनीज बनी नहीं रहती, कुछ के वैल्यूएशन गिर जाती है तो वो टॉप 500 से नीचे भी जा सकती हैं, कुछ नई कंपनीज भी टॉप 500 के अंदर ऐड हो सकती हैं। तो क्या ये चेंजेस रोज किए जाएंगे? नहीं, ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है इंडेक्स का ये साल में 2 बार किया जाएगा, और जो रीबैलेंसिंग है वो साल में क्वार्टरली बेसिस पे की जाएगी, ठीक है। चलिए, अब क्योंकि हमने एक इंडेक्स की बात की है तो रीसेंट इंडेक्स का एक रिवीजन वाला स्लाइड मैंने डाल दिया है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एंड वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। तो ये रिवीजन पॉइंट के लिए आप देख सकते हो, पढ़ चुके हैं हम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन आई पुट देम वंस, ओके। आगे बढ़ेंगे। हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट बैरियर टू अडॉप्टिंग रूफटॉप सोलर पावर इन इंडिया एज पर अ सर्वे। एक सर्वे हुआ भारत के अंदर, किसने करवाया? ल्यूमिनोस पावर टेक्नोलॉजीज ने करवाया। कितने लोगों से बातचीत की गई है? करीब 4,500 लोगों से बातचीत की गई, 4,318 रिस्पॉन्डेंट्स। और उनके हिसाब से भाई ये जो सोलर रूफटॉप पैनल्स लग रहे हैं, तो सोलर रूफटॉप कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, या क्यों नहीं लोग लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो 2 मेजर रीजन निकल के सामने आए हैं। पहला तो हाई कॉस्ट, ऑल्दो सब्सिडीज मिल रही हैं फिर भी कॉस्ट हाई है, और जो सब्सिडीज में क्वालिटी है वो थोड़ी कम ही होती है, एवरीबडी नोज दैट। और दूसरा कॉस्ट बैरियर, पहला तो कॉस्ट बैरियर और दूसरा लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। जो लोग होते हैं जो सोलर रूफटॉप पैनल लगाते हैं वो अभी भी हर जगह स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल नहीं है, एज पर द रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम पीपल। 45% ऑफ द रिस्पॉन्डेंट बिलीव करते हैं कि स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है लोकली। कभी सोलर में गड़बड़ हो जाए तो क्या करेंगे, किसको बुलाएंगे, लगवाएं किससे, एक्सेट्रा। और 59% रिस्पॉन्डेंट्स का कहना है कि इनिशियल इंस्टॉलेशन जो होता है वो काफी महंगा है, ठीक है। तो ये मैंने न्यूज क्यों डाली है? डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से, नोबडी विल आस्क यू किसने सर्वे करवाया, कितने नंबर ऑफ लोगों ने रिस्पॉन्स किया, नो। कभी आप आंसर राइटिंग करने बैठो या इंटरव्यूअर के सामने बैठो तो सोलर टेक्नोलॉजी में क्या चैलेंजेस है, आपको लगता है कि इंडिया अगर तेजी से सोलर पावर नहीं बनेगा तो क्या एक चैलेंज आ सकता है इंडिविजुअल लेवल पे, तो ये 2 चैलेंजेस आप बता सकते हो, पॉसिबल चैलेंजेस। चलिए, अब हम चलते हैं अरुणाचल। अरुणाचल एक हॉटस्पॉट है, वहां पे बहुत बायोडाइवर्सिटी मिलती है, राइट। अंडमान भी हॉटस्पॉट है। अभी हम अंडमान चलेंगे, हम अरुणाचल नहीं चलेंगे, हम अंडमान चलेंगे। और अंडमान से एक स्पीशीज खोजी गई है प्लांट की। सो इंडियन साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड न्यू प्लांट स्पीशीज जिसका नाम है डेंड्रोफ्थोलॉन्जेंसिस। डेंड्रोफ्थोलॉन्जेंसिस। सो ये एक तरह का पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है। हेमी पैरासिटिक एडेप्टेशन शो करता है, यानी पार्शियली पैरासिटिक है, पूरी तरह से निर्भर नहीं करता होस्ट पे, पार्शियली करता है। अभी मैं बताती हूँ। तो ये जो स्पीशीज है डेंड्रोफ्थोलॉन्जेंसिस, इसको लॉन्ग आइलैंड, जो मिडिल अंडमान आइलैंड्स हैं, वहां से ये स्पीशीज खोजी गई है, ओके। और ये जो स्पीशीज है ये एरियल स्टेम पैरासिटिक फ्लावरिंग मिजल्टो प्लांट स्पीशीज है। अब ये क्या है समझो। एरियल स्टेम यानी कि हॉरिजॉन्टली हवा में इनकी स्टेम ग्रो करती है। पैरासिटिक है यानी किसी होस्ट प्लांट पे निर्भर कर रहा है, वहां से कुछ ना कुछ ले रहा है पैरासाइट की तरह। फ्लावरिंग है यानी कि फ्लावर करता है, मिजल्टो फैमिली को बिलोंग करने वाला प्लांट है। इसका होस्ट प्लांट कौन सा है, किस पे ये डेंड्रोफ्थोलॉन्जेंसिस डिपेंड करता है? मैंगो ट्री के ऊपर, ठीक है। सो मैंगो प्लांट जो है मैंजिफेरा इंडिका, उसके ऊपर ये उसको होस्ट बना करके ये थ्राइव करता है। लेकिन ये हेमी पैरासिटिक एडेप्टेशन शो करता है, यानी ये खुद का क्लोरोफिल बना सकता है ना। ये सिर्फ बाकी कुछ न्यूट्रिशन के लिए दूसरे होस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो हेमी पैरासिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो
पार्शियली डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर एज पैरासाइट। ना इसको बड़ा खतरा क्या है, जो बड़े लेवल पे कटिंग होती जा रही है बड़े बड़े प्लांट की, जिनमें मैंगो ट्रीज भी शामिल हैं, तो अब इसका होस्ट ही मरता जाएगा, तो ये पैरासाइट हेमी पैरासिटिक प्लांट होते हुए ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। सो हैबिटेट लॉस एक बहुत बड़ा रीजन है इसके कंजर्वेशन स्टेटस में एंडेंजर्ड होने का। ये जो डेंड्रोफ्थोलॉन्जेंसिस है, जो अंडमान निकोबार से खोजा गया है, नई स्पीशीज है, लेकिन अभी अगर आप इसको IUCN स्टेटस चेक करोगे 2020 के हिसाब से, तो ये एंडेंजर्ड है। वाई? बिकॉज हैबिटेट लॉस हो रहा है इस प्लांट का। ठीक है, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे। अगली जो खबर आ रही है वो निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस से आ रही है। आपको पता होना चाहिए एनटीडीज क्या होते हैं। निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, देखिए ट्रॉपिकल नाम समझ में आ रहा है, निग्लेक्टेड यानी जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, बिल्कुल सही है। तो ये करीब ऐसी 20 डिजीजेज या कंडीशंस होती हैं जो कि मेनली ट्रॉपिकल एरियाज में प्रेवलेंट हैं, जैसे कि डेंगू हो गया, जैसे कि एलिफेंटियासिस हो गया, जैसे कि स्नेक बाइट हो गया। ओके, तो इस तरह की इश्यूज, चिकनगुनिया हो गया, गिनी वर्म हो गया, डेंगू, स्नेक बाइट, काला अजर, एलिफेंटियासिस, इस तरह की कुछ 20 कंडीशंस जो मेनली ट्रॉपिकल कंट्रीज में बहुत होती हैं। लेकिन जितनी फंडिंग दी जाती है बाकी डिजीजेस को, जैसे कि एड्स को आपने दे दिया, जैसे कि आपने जब कोरोना हुआ था, कोविड हुआ था, तब दे दिया था, इन डिजीजेस को उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि इनसे मरने वालों की संख्या भी काफी बड़ी है। ओके, और एक मेजर रीजन क्या है प्रॉबेबली ध्यान नहीं दिया जाता, बिकॉज अधिकतर जो सफर करते हैं डिजीजेस से वो लोअर इकोनॉमिक ग्रुप के लोग करते हैं। सो अ वेराइटी ऑफ पैथोजन से बीमारियां होती हैं, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंजाई, टॉक्सिन, किसी से भी हो सकती हैं। इनके अंदर ये सारी बीमारियां जो हमने अभी नाम लिया। ग्लोबल रिसर्च इन एलिमेंट की कंटिन्यू हो रही है टू बी हेविली अनफंडेड कंपेयर्ड टू illnesses such as HIV and AIDS. Global research about these ailments continue to be heavily underfunded, not funded, underfunded. यानी इन बीमारियों के ऊपर जो रिसर्च की जा रही है उनमें भी पैसे कम लग रहे हैं, इनके ट्रीटमेंट पे भी पैसे कम लगाए जा रहे हैं ग्लोबली, जबकि दूसरी बीमारियों से अगर आप कंपेयर करोगे तो जिनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाती है, फंडिंग जाती है फॉर रिसर्च डेवलपमेंट, इनकी दवाइयों के लिए या फिर इनकी वैक्सीन्स के लिए, पर इन इश्यूज में हैंडलिंग नहीं की जा रही है। सो ऐसी डिजीजेस को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने NTD करार दिया है, नाम दिया है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। ऐसी डिजीजेस जिन पे ध्यान जाना चाहिए पर नहीं जा रहा है। अब ये मैप शो कर रहा है कि कितनी NTDs कहाँ पे फैली हुई हैं। आप देखिए इंडिया में 677 मिलियन पीपल इन 2021 वर सफरिंग फ्रॉम NTDs। ओके, और बाकी जहां भी आपको कलर्स दिख रहे हैं, जितने ज्यादा डार्कर कलर्स होते जाएंगे उतनी सफरिंग है इन डिजीजेस की। इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे 30 जनवरी को मनाया जाता है। इंडिया में करीब 12 एंटिटीज होती हैं और 2021 के अंदर 677 मिलियन पीपल वर सफरिंग फ्रॉम देम। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मेनली होती हैं। अटेंशन लेस मिलता है, टिपिकली पुअरेस्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो होंगे ना, वहां पे बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लू वाले कुछ एरियाज देख रहे हो, ये हैं एंटिडीज के, ये बाकी जो ब्राउन आपको दिख रहे हैं ये हेविली फंडेड बीमारियां हैं, बाकी सारी ऐसी हैं। डेंगू, चागस हो गया, देन चिकनगुनिया हो गया, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, लेप्रेसी एटसेट्रा, इनके ऊपर ज्यादा फंडिंग और R&D नहीं जा रहा है। ठीक है, तो एंटिडी समझ में आ गया क्या होता है, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। अगली खबर के लिए चलते हैं। चाइना और फ्रांस ने साथ मिलकर के एक सैटेलाइट लॉन्च की है और इनकी पहली एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है। ये सितारों से रिलेटेड ये सैटेलाइट स्टडी करेगी। चाइना एंड फ्रांस हैव लॉन्च्ड मोस्ट पावरफुल एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट टू स्टडी स्टार एक्सप्लोजन। बिल्कुल दूर हमारी गैलेक्सी में जितने भी बड़े स्टार एक्सप्लोजन हुए होंगे उनको स्टडी करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। सीनो फ्रेंच यानी चाइनीज और फ्रेंच, सीनो चाइना के लिए यूज किया जाता है। गामा रेज जो बड़े बड़े स्टार बर्स्ट से निकलती है उनको स्टडी करने के लिए इसको भेजा गया है। और नाम क्या है सैटेलाइट का, नाम ध्यान रखिएगा, स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर, स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर। और ये शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना से लॉन्च की गई है। फार्देस्ट एक्सप्लोजन जो स्टार्स में होते हैं जिनमें गामा रे बर्स्ट भी हैं उनको स्टडी करेगी। पहली एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है जो दोनों देशों ने मिलकर बनाई है। इससे पहले भी चाइना और फ्रांस ने सैटेलाइट बनाई है पर वो ओशियनोग्राफिक सैटेलाइट थी, ओशंस की स्टडी के लिए भेजी गई थी। ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट खबर आ रही है। अप्रोक्सीमेटली 4300 मिलियनेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू लीव इंडिया इन दिस ईयर। एक स्टडी सामने आई है, किसने की है, हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के थ्रू।
ये स्टडी हमारे सामने आई है। सो हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 ये बताती है कि इंडिया इस साल वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आएगा इन टर्म्स ऑफ नेट आउटफ्लो ऑफ मिलियनियर्स फ्रॉम द कंट्री। नेट आउटफ्लो यानी इंडिया जो है उसमें कितने मिलियनियर अंदर आ रहे हैं और कितने मिलियनियर बाहर जा रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेट कहलाएगा आउटफ्लो। तो इस साल हम 4300 मोर मिलियनियर लूज करेंगे जितने आएंगे उनसे ज्यादा, यानी नेट आउटफ्लो हो रहा है मिलियनियर्स का। जो अमीर है, रईस हैं, वो बाहर जा रहे हैं इंडिया से। कितने नेट डिफरेंस आ रहा है? 4300 लोगों का। ठीक है। टॉप 2 कंट्रीज जिनमें ज्यादा ये आउटफ्लो, नेट आउटफ्लो है, चाइना और यूके होने वाले हैं। तो चाइना में सबसे ज्यादा मिलियनियर्स का आउटफ्लो देखा जाएगा, यूके में 2nd नंबर पे, 3rd नंबर पे इंडिया का आएगा। जो इंडिया का प्रोजेक्टेड आउटफ्लो है 2024 का, वो 23 और 22 से कम है। यानी 2022 में और 23 में हमने ज्यादा मिलियनियर्स लूज किए हमारे देश से, बजाय जो अभी प्रोजेक्शन चल रहा है कि 2024 जब तक एंड होगा तब तक कितने लोग जाएंगे हमारे देश से बाहर, तो वो प्रोजेक्शन आया है 4300 का। 2022 में हमने 7500 लूज किए थे, 2023 में 6500 लूज किए थे। ये दोनों नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो 22 और 23 में हमने ज्यादा मिलियनियर्स लूज किए थे, 24 में इट इज प्रोजेक्टेड लो। कितना प्रोजेक्शन है? 4300 का। टॉप पे है चाइना, 2nd पे यूके का प्रोजेक्शन आ रहा है। So India is adding far more millionaires than it is losing in emigration. Okay, emigration यानी दूसरे कंट्री में कोई जा रहा हो। हेनले का डेटा के हिसाब से इंडिया इज 10th इन द वर्ल्ड विथ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। इतने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, यानी 10वें नंबर पे भारत आता है। महंगे लोग हमारे देश में हैं, महंगे इन द सेंस अमीर लोग हमारे देश में हैं उसमें। एंड 3rd हाईएस्ट बिलियनियर पॉपुलेशन है हमारे पास। बिलियनियर्स की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में 3rd हाईएस्ट बिलियनियर्स हमारे पास ही है, यूएस और चाइना के बाद में, राइट। और अब इंडिया से अगर इतने लोग जा रहे हैं तो मेजरली कहाँ जाते हैं? यूएई। वैसे यूएई, सिंगापुर, यूके साइड की कंट्रीज हैं जहाँ पे, मतलब यूएई, सिंगापुर मेजरली यहाँ पे हैं जहाँ लोग जाते हैं। पर इंडिया से अगर आप देखोगे, मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर मिलियनियर्स अराउंड द वर्ल्ड इंडियंस के लिए भी यूएई है। ठीक है जी। तो मोटी मोटी बातें क्या ध्यान रखनी है? 23-22 के कंपैरिजन में 2024 में जो आउटफ्लो है मिलियनियर्स का वो कंपैरेटिवली कम होगा। ज्यादातर लोग यूएई जाएंगे। हमारे पास अभी भी 10th इन दी वर्ल्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स है एंड 3rd इन दी वर्ल्ड नंबर ऑफ बिलियनियर्स है। ठीक है, चलो फिर हम आते हैं 67 जीईएफ काउंसिल मीटिंग पे, जो कि हुई वॉशिंगटन डीसी के अंदर जून 17 से 20 के बीच में। सो इस जीईएफ काउंसिल मीटिंग का क्या मेन क्रक्स निकल के आया है वो समझते हैं। 67th एडिशन हुआ ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल। जीईएफ इज ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी और काउंसिल है इसका, जो टीम इसको लीड करती है उनकी मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है। कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए के अंदर। इस मीटिंग का अंत रिजल्ट ये निकला कि एक अप्रूवल मिला 736.4 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग का। कितनी फंडिंग हम करेंगे? 34 नेचर कंजर्वेशन एंड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स पे ग्लोबली। सो ये जो ग्रुप आप समझो, जीईएफ जो है ये काम करती है एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुद्दों के ऊपर, उसके लिए फंडिंग इकट्ठा करती है और वो प्रोजेक्ट्स चलाती है। सो इस बार की जो मीटिंग हुई है उसमें करीब करीब 700 मिलियन यूएस डॉलर्स की फंडिंग को अप्रूवल मिला है। इसका जो काउंसिल है जो इस मीटिंग को लीड करता है उसमें 32 मेंबर्स होते हैं और अपॉइंटेड बाय जीईएफ मेंबर कंट्रीज, 14 डेवलप्ड कंट्रीज में से, देन 16 डेवलपिंग में से और 2 इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन जो डेवलपिंग से डेवलप बन रही है। तो डेवलप्ड, डेवलपिंग कंट्रीज सभी का इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है। वो सब मिलकर के फंडिंग इकट्ठी करते हैं और फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे लगाते हैं। काउंसिल मेंबर्स जो है वो रोटेट होते रहते हैं, राइट। और जो काउंसिल है यूजुअली वो साल में 2 बार मिलता है, लेकिन 2024 में वो 3 बार मिलना उनका डिसाइड हुआ है। नाउ जीईएफ, लाइक आई वाज टेलिंग यू, देखो जीईएफ अलग है और काउंसिल दोनों में फर्क है ना। तो जीईएफ का जो काउंसिल है ये हमने देखा कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर, 32 मेंबर्स होते हैं काउंसिल के अंदर। लेकिन अगर आप जीईएफ में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं देखोगे तो 86 मेंबर कंट्रीज आर देयर, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है। ये 1992 रियो अर्थ समिट जो हुआ था यूएनएफसीसीसी का, उसके दौरान ही इसको भी बनाया गया था। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर्ड है। ये एक मल्टीलैटरल फंड्स कलेक्ट करने वाली फैमिली है जो, या ग्रुप है, जिससे कि आप बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, लैंड ओशन हेल्थ, इन सब पे फिर प्रोजेक्ट्स चलाते हो, पैसा लगाते हो। ठीक है जी। सो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो जाएगी और एक न्यूज भी आई होप समझ में आ गई होगी। अगली न्यूज पे चलेंगे। इंडियन एयरफोर्स टू अक्वायर 6 तापस ड्रोन्स
तपस ड्रोन्स हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स 6 अक्वायर करेगी। टोटल हमने 10 तपस ड्रोन्स का ऑर्डर प्लेस किया है। कौन बना रहा है तपस ड्रोन्स? इंडिजिनस है, इंडिया में बनाए जा रहे हैं। कौन बना रहा है? सो ये मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कैटेगरी वाले ड्रोन्स हैं, जिनको इंडिजिनसली एक तो डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ठीक है, इंडिजिनसली इसकी जो टेक्नोलॉजी डीआरडीओ ने डेवलप की, इसको मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक साथ में आकर के इसको बना रहे हैं। नाम क्या है? तपस ड्रोन्स। तपस ड्रोन्स। और इन पे ऑलरेडी सक्सेसफुल ट्रायल्स कंडक्ट कर लिए गए हैं। 28,000 फीट ऑल्टीट्यूड पे ये उड़ते हैं। करीब 18 घंटे तक लगातार आप इन ड्रोन्स को उड़ा सकते हो, राइट। और इसका प्रपोजल सेंटर ने दिया था कि हमें 10 तपस ड्रोन्स खरीदने हैं, जिनमें से 6 जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स यूज करेगी और 4 इंडियन नेवी यूज करेगी। सो डिफेंस सेक्टर में काम आने वाले ड्रोन्स हैं तपस। गॉट इट? चलिए, फिर हम आते हैं बी कोर लॉन्च्ड टू गिव विंग्स टू इंडियाज 2036 ओलंपिक ड्रीम्स। अब हम आ चुके हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी की तरफ। स्पोर्ट्स कैटेगरी लास्ट है, इसके बाद हम रिवीजन क्वेश्चन लेंगे। सो न्यूज़ क्या आ रही है कि भाई 2036 में इंडिया चाह रहा है कि ओलंपिक्स हम होस्ट करें। ठीक है, और इसके लिए ऑलरेडी हमने प्रपोज भी कर रखा है। अब ऐसा अगर आपको करना है तो आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा, और उसी के टुवर्ड्स एक और कदम उठाया गया है, बी कोर को लॉन्च कर दिया गया है। नाउ व्हाट इज दिस बी कोर? भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन। और ये कहाँ लॉन्च किया गया है? सो इट हैज बीन लॉन्च्ड एट राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इन लवाद, गुजरात। गुजरात के अंदर बी कोर को लॉन्च किया गया है। किसने किया? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है पीटी उषा और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है अजय पटेल। इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। क्या काम आएगा इसमें मेन? सो एक इंडिपेंडेंट एकेडमिक एंड रिसर्च सेंटर है, जहां पे ट्रेनिंग, कोचिंग, स्टडीज सब दी जाएंगी स्पोर्ट के अलग अलग डोमेन से रिलेटेड। तो ऑब्वियसली आप अपनी कंट्री को रेडी कर पाओगे ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए, नंबर 1। दूसरी चीज, जो इंडियन स्पोर्ट्स हैं, कबड्डी, खो खो, इनका भी इंक्लूजन आप आगे देख पाओगे ग्लोबल लेवल पे। तो यहाँ पे इन स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने के लिए तैयारी की जाएगी। 71st सेंटर बन चुका है ये ग्लोबली, जिसको ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, राइट। चलो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में देखते हैं। 1927 में एग्जिस्टेंस में आई। दौराबजी टाटा इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे एंड एजी नोरेन सेक्रेटरी जनरल थे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स से रिकग्नाइज्ड है। कौन लीड कर रहे हैं इस मिनिस्ट्री को? आज कोई क्वेश्चन शायद मैंने नहीं पूछा है, कैबिनेट मिनिस्टर ही है आज भी क्वेश्चन। चलिए बताइए, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के? अगर हम देखें गवर्नेंस की, तो करंटली 32 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल लीड करता है आईओए को, और प्रेसिडेंट जैसे कि पीटी उषा जी हैं वो उनको हेड करेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 AFMS ऑफिसर्स ने 32 मेडल्स क्लिंच किए हैं वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स में फ्रांस के अंदर। AFMS, आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज। सो आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए सिर्फ ये जो पूरा टूर्नामेंट होता है, कंपटीशन होता है, वो कंडक्ट किया जाता है, और इसको ओलंपिक गेम्स फॉर हेल्थ प्रोफेशनल भी रिगार्ड दिया जाता है। यानी ये सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए है। वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स, वर्ल्ड मेडिकल हेल्थ गेम्स, जिसे ओलंपिक गेम्स फॉर हेल्थ प्रोफेशनल भी कहा जाता है, क्योंकि हेल्थ प्रोफेशनल्स का लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है पूरी दुनिया में। उसके अंदर हमारे 4 AFMS ऑफिसर्स जो हैं वो हिस्ट्री बना करके आए हैं, क्योंकि टोटल 32 मेडल्स ये 4 लोग मिलकर के जीत के आए हैं, जिनमें 19 गोल्ड मेडल शामिल है। ठीक है, और ये कहाँ हुए ये गेम्स? ये हुए हैं फ्रांस में सेंट ट्रोपेज के अंदर। और 4 लोग वो कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, मेजर अनीश जॉर्ज, कैप्टन स्टीवन सेबेस्टियन एंड कैप्टन डैनिया जेम्स। सो दीज 4 पीपल हैव won 32 मेडल्स ऑल टुगेदर। एंड फाइनली मैक्स वर्स्टैपेन एक और F1 रेस जीत चुके हैं, और इस बार ये जीते हैं स्पेनिश ग्रैंड प्री। हर बार हम इनके पुराने सारे रेसेस रिवाइज करते हैं, आज मैंने नहीं डाला है। ठीक है, सो मैक्स वर्स्टैपेन हैज वन स्पेनिश ग्रैंड प्री। तो मैक्स वर्स्टैपेन अगर कुछ जीतते हैं तो हम याद नहीं करते हैं, बाकी कोई अगर जीत लेगा तो हम याद करेंगे, बिकॉज ये तो बहुत सारी रेसेस जीतते ही हैं। ठीक है जी, आज का सेशन समझ में आ गया, जितनी भी न्यूज बताई ऑल क्लियर। कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्पीकर प्रोटेम ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड 18th लोकसभा? प्रोटेम स्पीकर के तौर पे कौन आए हैं 18वीं लोकसभा में? आंसर क्या होगा? भार्तृहरि महताब। ओके,
What is the name of astronomy satellite launched by China and France to study farthest explosion of stars? चाइना और फ्रांस ने मिलकर कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की है? दूर जो गैलेक्सी के अंदर स्टार्स एक्सप्लोड हो रहे हैं और उनसे गामा रेज वगैरह निकलती हैं, उनको स्टडी करने के लिए। क्या नाम है? स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर। नेक्स्ट, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस ऑफिसर्स वन एट वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स? वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स जो कि फ्रांस के अंदर हुए, उसमें हमारे AFMS की टीम ने टोटल कितने गोल्ड मेडल्स जीते? कितने गोल्ड मेडल्स थे भाई? 19 will be the right answer. According to Henley Private Wealth Migration Report 2024, what is India's rank in terms of net outflow of millionaires? हमारे टोटल जितने भी मिलियनेयर्स बाहर जा रहे हैं उसके हिसाब से इंडिया का रैंक क्या है हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के अंदर? आंसर क्या होगा? 3rd नंबर पे हम हैं, 3rd नंबर पे। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? करेक्ट बतानी है आपको। कोड़िकोड इन कर्नाटका ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। कोड़िकोड इन कर्नाटका, केरला, केरला तो ये तो गलत हो गया। बाकी हाँ, यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर की गई है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी UCCN एनुअल कॉन्फ्रेंस थीम ब्रिंगिंग यूथ टू द टेबल फॉर द नेक्स्ट डेकेड, ये सही है जी। सो करेक्ट पूछा है आपसे, ओनली 2। According to World Investment Report of UNCTAD, what is India's rank among top FDI recipient countries? FDI recipient countries में हमारा रैंक कौन सा है? कौन से नंबर पे FDI भारत में आ रही है? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 15th नंबर पे। 8 से 15 पे हम गिर चुके हैं ना। चलिए, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। विच इंडियन सिटी हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल? सो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, और 6 मंथली करंट अफेयर भी जल्दी शुरू करेंगे। मीनवाइल अगर आपको अर्ली एक्सेस चाहिए तो PDF बैंक और 2024 CS सब्सक्रिप्शन परचम ऐप से चेकआउट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन ढंग से पढ़ के ही लीजिएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।